हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एटम की केमिस्ट्री को जानने जा रहे हैं यहाँ पर। और डिफरेंट टाइप के जो एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किए गए हैं। जैसे सबसे पहले जो मॉडल प्रपोज किया गया वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद बोर्स का मॉडल आता है, जो कुछ ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड मॉडल की थी वो बोर्स ने रिमूव की और उसके बाद में अपना एक नया मॉडल प्रपोज किया। और उसके बाद उसमें भी जो ड्रॉबैक थी, उसके बाद समरफील्ड का मॉडल आता है जिसको हम समरफील्ड बोर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उस रदरफोर्ड मॉडल में एटॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिया गया है, न्यूक्लियस और एटम की क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इस डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक मेटल फॉयल, एक थिन मेटल फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। इस प्रकार से ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स ये हमारे पास होते हैं 2He4, ये 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 इसका मास नंबर होता है। ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। जब यहाँ पर हमने इसकी बम्बार्डमेंट की तो इस प्रकार से हमने पाया कि यहाँ पर देखिए कई प्रकार के डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये और इस प्रकार से यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ पर दूर जा रहे हैं वो सीधे यहाँ से इस थिन फॉयल को पार कर जाते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी चले जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर इसकी ओर को अगर हम दिखाई दें तो ये इस जगह के जो पार्टिकल है वो इसके पास में आके थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इसी प्रकार से जो इसके पास में आ रहे हैं यहाँ पर ये भी इधर को डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और ये पार्टिकल इसको पार करके चले जाते हैं। और जो पार्टिकल यहाँ पर डायरेक्ट इस सेंट्रल पोजीशन के सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल वहां के वहीं पर वापस आ जाते हैं, रिटर्न कर जाते हैं। या फिर वो अगर उसके थोड़ा इधर उधर है तो वो डिफ्लेक्ट करके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो गया इनमें और ये यहाँ पर इसको पास थ्रो करके निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमें ये जो निष्कर्ष इससे रदरफोर्ड का निकला कि यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पर सेंट्रल के इस सेंट्रल पोजीशन की जब सीधे अटैक करते हैं तो वो उसको पार नहीं कर पाते हैं, वो उससे जस्ट उतने ही डिग्री पर वापस लौट आते हैं। और अगर उसके पास होते हैं, अगर इस सेंट्रल के पास होते हैं, सेंट्रल पोजीशन के पास होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन करके दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं, अर्थात उससे ये रिपल्सन शो कर रहे हैं। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में यहाँ पर मतलब सेंटर पोजीशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इससे रिपल्सन के कारण। और जो इससे दूर हैं जिस पर शायद इसका इफेक्ट नहीं जा रहा है वो पार्टिकल सीधे सीधे यहाँ पर पास थ्रू हो जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर पोजीशन है यहाँ पर बहुत ही हैवी चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। और इसीलिए यहाँ पर पार्टिकल होते हैं ये जो इसके सेंटर में आते हैं, जो सामने से आते हैं वो सीधे उससे रिपेल होकर उतने ही डिग्री पर ये रिटर्न कर जाते हैं। और जो इसके पास आते हैं तो वो इसमें डिफ्लेक्शन होने के कारण वो साइड से निकल जाते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाते हैं। और जो इसके दूर रहते हैं वो इससे पास होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ रदरफोर्ड के मॉडल से देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर ये जो चार्ज है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज वेरी डेंस एंड रिजिड न्यूक्लियस विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। This nucleus is composed of neutrons and protons। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस में होंगे वहां पर न्यूट्रॉन्स होंगे और आपके प्रोटॉन्स होंगे। क्योंकि न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस पर नो चार्ज
बट प्रोटॉन्स पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो सारा चार्ज है इस सेंटर पर जो चार्ज है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, वो टोटल प्रोटॉन्स के द्वारा दिया गया चार्ज है। और इसलिए चूंकि वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत स्मॉल एरिया में रहते हैं, तो इसका स्मॉल एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज डेंस हो जाता है, जिसके कारण इसका जो इफेक्ट है अल्फा पार्टिकल या तो सामने से एकदम इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो ये रिटर्न हो जाते हैं, पास में आते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जहां पर दूर से ये गुजरते हैं तो ये सीधे निकल जाते हैं, वहां पर इसका इफेक्ट नहीं जाता। Now, the second point is negatively charged electrons are revolving around the nucleus with high speed in different orbits। जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट ऑर्बिट में रोटेशन करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, और रिवॉल्विंग उनकी बहुत हाई स्पीडिंग होती है, वो हाई स्पीडिंग ऑर्बिटल मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वो अपने किसी फिक्स स्थान पर नहीं होते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं बहुत हाई स्पीडली, तो उसमें एक्सीलरेट जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर ये सिमिलर जैसे हमारा जो न्यूक्लियस का मॉडल रदरफोर्ड द्वारा दिया गया, तो ये न्यूक्लियस का मॉडल अकॉर्डिंग टू प्लानेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको बाद में प्रपोज किया, जिस प्रकार से हमारा प्लानेटरी सिस्टम में सन हमारा बीच में, यहाँ पर हमारा सन होता है और सन के अराउंड सारे हमारे ग्रह रोटेशन करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। सेम उसी प्रकार से न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर पूरा ये हमारा सोलर सिस्टम के हिसाब से, सोलर सिस्टम के साथ रदरफोर्ड ने इसको कंपेयर किया है, जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है। तो इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और बहुत हाई स्पीडली मूवमेंट उनका होता है, वो वहाँ पर इस प्रकार से रेडिएशन भी शो करते हैं। बट यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो वो उनकी जो मोशन है, मोशन के साथ साथ में उनकी जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही है। और एक प्रकार से यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये मूव करते करते इस प्रकार से इसकी एनर्जी भी कम होगी और इसकी जो मोशन है, स्पीड है, वो भी कम होगी। तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो ये टोटली एटम का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली बात है, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नंबर्स में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो टोटली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने के कारण नेगेटिवली चार्ज के साथ बराबर हो जाता है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिकली है एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में पहुँचना असंभव है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये इसकी मेन ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करने में, रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहे कि किस प्रकार से इस जो ये रोटेशन बता रहे हैं वो रोटेशन मूवमेंट इस इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है, इसका साइज और वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। ये इसमें सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, और इस कंपैरिजन में विच इज नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मास बहुत कम है तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो जो टोटल मास होगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के मास के
कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर टोटल मास होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ एटम। जब हम एटम के साइज की बात करते हैं और उस न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का साइज या वॉल्यूम की बात करें तो साइज या वॉल्यूम न्यूक्लियस का पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। तो साइज एंड द और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू whole atom is very less, and the last one is the atom is not all solid। एटम जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो पूरी तरह सॉलिड नहीं है। ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, बट इसके जो चारों ओर का सराउंडिंग एरिया है इसमें केवल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी कोई बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एक के बाद एक एटम की तरह से एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं करते हैं। वो गिनी चुनी संख्या में होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं। बाकी जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो हॉलो होता है, वो स्पेस खाली होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा जो अगर हम इस एटम को सॉलिड कहना चाहें तो उसको सॉलिड नहीं कह सकते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस होता है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और बाकी एरिया वो सराउंडिंग एरिया उसमें हॉलो होता है। इस प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल जो एटॉमिक मॉडल ये प्रपोज किया, ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड द्वारा प्रपोज किया गया है। रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं रहा ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स। और वो ड्रॉबैक, सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि जब हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक हाई स्पीड में मूवमेंट कर रहा है और तो उसकी एनर्जी और उसका जो ऑर्बिट है वो डिक्रीज कर रही है, साइज उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिक्रीज करेंगी क्योंकि वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। और इस प्रकार से वो डिक्रीज होते होते एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाएगा। साइज डिक्रीज हो रहा है उसका, डिस्टेंस उसकी और इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जा रहा और एक स्टेज के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये एक बड़ी ड्रॉबैक थी इस मॉडल को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। सेकंड ड्रॉबैक ये थी कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एनर्जी जब रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। और जब वो कंटिन्यूसली अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन शो कर रहा है तो रेडिएशन शो करेगा तो फिर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होना चाहिए। जबकि हमने ये देखा कि यहाँ पर हमको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, बल्कि कंटिन्यूस के स्थान पर हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लाइन स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है। और ये दो बड़ी ड्रॉबैक्स इस रदरफोर्ड मॉडल की थी जिसके कारण ये अनसक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद बोर्ड्स ने इन दोनों ड्रॉबैक्स को रिमूव करके एक नया थ्योरी प्रपोज की जिसको हम बोर्ड्स मॉडल के रूप में जानते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखेंगे बोर्ड्स मॉडल कि किस प्रकार से इन ड्रॉबैक्स को उन्होंने रिमूव किया और क्या उनकी थ्योरी आगे प्रपोज। थैंक यू।